गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखो बेसिकली आज की क्लास में भी हम लोग लास्ट क्लास जैसे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था अबाउट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। इन द सिमिलर वे आज की क्लास में भी हम लोग थ्योरी ही डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी में बेसिकली तुम लोगों का थ्योरी है एंड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस मतलब क्या होगा ना, केस स्टडीज टाइप्स क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन पहले आज की क्लास की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग केस स्टडीज करेंगे, कुछ सम्स करेंगे एंड कुछ थ्योरीज है वो भी और डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, तो पहले बेसिकली मैं आता हूँ। बेसिक्स इंट्रोडक्शन हमारा किया हुआ है जिसमें कुछ एक पार्ट में और आपको बता देता हूँ। लाइक बेसिकली दिस वन पेज नंबर 3। आज मैंने आप लोगों को एक स्पेसिफिक नोट्स भेजा है, उसको रेफर करिएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर थ्योरी एंड दैट इज व्हाट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल। ये तुमसे थ्योरी में पूछा जा सकता है। तो ये सब जो जो मैं बताता जा रहा हूँ प्लीज ध्यान रखिएगा। तो ये है क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल? पोर्टल मतलब क्या होता है? वेबसाइट। तो वेबसाइट बेसिकली क्या हुआ, उसका पोर्टल का यूआरएल क्या है? यूआरएल इज www.gst.gov.in। दिस इज द पोर्टल। ये वेबसाइट है विच इज मैनेज्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क द्वारा मेंटेन्ड वेबसाइट है। एंड इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शंस इंक्लूड है, आपको रजिस्ट्रेशन में फैसिलिटेट करता है, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू, मतलब बेसिकली जो आप रिटर्न्स फाइल करोगे रिगार्डिंग योर जीएसटी तो उसको सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज को फॉरवर्ड करता है, कंप्यूटेशन करता है और सेटलमेंट करता है जीएसटी का। टैक्स कितना आपका था, कितना आपने पे किया, सारी डिटेल्स इसमें रहती है। तो बेसिकली क्या, आपने कितना टैक्स पे किया, आपका कितना इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल होगी। एंड नाउ वी आर मूविंग कि बेसिकली ये एक थ्योरी पोर्शन है, प्लीज इसको पढ़ के रखिएगा। आज की क्लास में भी हम लोग थ्योरी ही डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मूव टू द पेज नंबर 3 में था, ये ध्यान रखना, नोट डाउन करते रहना भले ही कॉपी में कि पेज नंबर 3 से ये थ्योरी पढ़नी है, या मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। अब बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, ये तो अपने काम का नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर स्पेसिफिकली थ्योरी विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यस, दे कैन आस्क यू कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं अप्लाई होती है। हमने लास्ट क्लास भी समझा था, वापस एक बार समझा रहा हूँ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होती है टिल अ डेट, जब तक ये जीएसटी काउंसिल इसे नोटिफाई नहीं कर देती है। तो व्हाट आर दैट गुड्स? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एटीएफ दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इनके ऊपर अप्लाई क्या होता है? ऑन प्रोडक्शन सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज अप्लाई होगा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड ये वैसे काम का नहीं है, तो अपने क्यों पढ़ने जाए बिना मतलब के। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। पर ध्यान रखना, इतने इन सब के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के सेल के ऊपर जीएसटी अप्लाई होती है। एंड अगेन नाउ इन सब चीजों का काम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी में आएगा। एंड दैट इज व्हाट कि जीएसटी काउंसिल क्या है? काउंसिल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो एज पर आर्टिकल 279A फॉर्म किया गया है। एंड फॉर्म करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016। अगर हिस्ट्री के लिए याद रखो तो यू कैन रिमेंबर दिस कि ऑन 15 सितंबर 2016 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016। व्हाट आर द रूल ऑफ दैट काउंसिल? एंड उसके साथ साथ कि काउंसिल मेंबर्स कौन कौन होते हैं। देखो काउंसिल मेंबर्स में बेसिकली ध्यान रखना कौन कौन मेंबर्स होंगे। वन पर्सन विल बी द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा? निर्मला ताई। निर्मला ताई जस्ट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, राइट। एंड मेंबर्स कौन कौन होते हैं? वन पार्ट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे हर स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे। एंड मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जो बेसिकली नॉमिनेट करेगा हर स्टेट,
वो भी होंगे उसके मेंबर। मतलब वन तो चेयरपर्सन विल बी व्हाट, चेयरपर्सन विल बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स कौन कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे और स्टेट नॉमिनेटेड पर्सन होंगे। ये हर एक स्टेट नॉमिनेट करेगा। तो दीज आर द बेसिकली काउंसिल का स्ट्रेंथ होगी। एंड वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, ये सब प्लीज याद रखिएगा। वाइस चेयरपर्सन मतलब क्या, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अपने जितने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है उनमें से किसी एक बंदे को चूज करेगा एज वाइस चेयरपर्सन। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। व्हाट अबाउट Goods and Service Tax Council? Goods and Service Tax Council is formed as per the Article 279A, जिसे बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑन 15 सितंबर 2016। एंड इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन विल बी द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मेंबर्स शुड बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एज वेल एज जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बाय ईच स्टेट डिपार्टमेंट, they are the members in the मतलब basically GST council। and who is the vice chairperson? ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेट के, वो अपने मतलब जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उनमें से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है एज वाइस चेयरपर्सन। अब सर इसका रोल क्या होता है इस काउंसिल का? ऑब्वियस बात है, काउंसिल बनता क्यों है, सपोर्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए। तो ये काउंसिल का क्या रोल रहेगा, ये बताएगा देखो इतना टैक्स चार्ज होना चाहिए, ये टैक्स नहीं चार्ज होंगे, ये टैक्स जीएसटी के परव्यू में नहीं आएंगे, ये गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होंगी, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट चार्ज होगा, कौन से गुड्स मतलब बेसिकली इंटर स्टेट ट्रेड में सप्लाई काउंट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो इनका काम होगा, ये लोग रिकमेंड करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। Basically, GST Council will recommend, Union will advise Union government as well as the state government regarding कितना GST होना चाहिए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी के परव्यू में लेना है या नहीं लेना है। सुन के रखो, यू कैन राइट अकॉर्डिंगली, इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ से कॉपी पेस्ट मारना है। जीएसटी कितनी रेट पे लगनी चाहिए, कुछ सेस होगा क्या, कुछ सरचार्ज होगा क्या, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगनी चाहिए, किनको एग्जेम्प्टेड काउंट कर दे, कितनी रेट पे जीएसटी चार्जेबल होनी चाहिए, एग्जेम्प्टेड के लिए गुड्स मतलब जीएसटी एग्जेम्प्ट करने के लिए कोई लिमिट होगा क्या, इतने अमाउंट तक जीएसटी नहीं चार्ज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब डिस्कस किए जाते हैं, ये सब एडवाइस देते हैं जीएसटी काउंसिल टू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थ्योरी है जो ध्यान रखिएगा। वन मैंने बोला जीएसटी काउंसिल, एंड दूसरा मैंने बताया ये 5-6 प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होती है, एंड तीसरी थ्योरी मैंने बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल। ये आप स्पेसिफिकली ध्यान रखना, एग्जाम में थ्योरी में ये पार्ट पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या, पूछेगा ही। यस, नाउ मूव टू, आज एक चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई अंडर जीएसटी। आई थिंक हम लोग बार बार ये वर्ड यूज कर रहे थे कि टैक्सेबल इवेंट जो होता है दैट इज अ सप्लाई। मतलब कब जीएसटी चार्जेबल होगा, व्हेन यू सप्लाई द गुड्स, व्हेन यू सप्लाई द सर्विसेज। मतलब जब आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करोगे, इन सच केसेस मतलब जीएसटी का लेवी अराइज हो जाएगा। अब कलेक्शन डिपेंड करता है। तो बस बेसिकली क्या हुआ, जीएसटी एक्ट ये बोलता है जब जब सप्लाई होगी, इधर वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या गुड्स एंड सर्विसेज मिक्स्ड हो, आपको जीएसटी देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो एग्जम्प्टेड ना हो, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई जीएसटी रेट, नील रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल हो। तो ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल इवेंट मतलब ये घटना होगी तब जीएसटी का बात, जीएसटी की बात आएगी। घटना क्या, सप्लाई होगा। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। व्हेन देयर इज अ सप्लाई देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। अब होता क्या देखो, तो सप्लाई शुड बी, सप्लाई क्या चीज की होनी चाहिए, तो देखो सप्लाई जो होनी चाहिए शुड बी ऑफ गुड्स और टू बी मेड फॉर अ सर्विसेज। पहला पार्ट, सप्लाई किसकी होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए। एंड किस चीज के मतलब कि बेसिकली क्या हो, जब गुड्स या सर्विसेज आप सप्लाई करोगे तो क्या फ्री में करोगे क्या, ऑब्वियस बात है यू कैन।
बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए फॉर अ कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही पढ़ लो। एंड दैट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इन द कोर्स मतलब बिजनेस के कोर्स में, या फर्दरेंस मतलब बिजनेस को हेल्प करने के लिए। मतलब बेसिकली क्या हुआ, इधर इट इज फॉर द बिजनेस, आपका बिजनेस ही है गुड सप्लाई करने का, या बेसिकली आप बिजनेस को हेल्प करने के लिए कुछ सप्लाई कर रहे हो, मतलब जॉब वर्क कर रहे हो एटसेट्रा। तो बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट थिंग इज देयर मस्ट बी अ सप्लाई ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज, इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस का ही होना चाहिए। एंड सप्लाई जो करने वाला होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, सेम चीज रिपीटेड है, ठीक है। तो सप्लाई जो होनी चाहिए भाई, ये टैक्सेबल पर्सन होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग, टैक्सेबल इवेंट जो होता है अंडर जीएसटी एक्ट, दैट इज अ सप्लाई। मतलब इफ देयर इज अ सप्लाई, क्वेश्चन ऑफ जीएसटी विल कम्स इनटू द पिक्चर। मतलब जैसे ही सप्लाई करोगे जीएसटी की बातें याद आ जाएंगी आपको, याद क्या आ जाएंगी पिक्चर में। तो सप्लाई क्या चीज की होनी चाहिए, इधर गुड्स और सर्विसेज। किस चीज के बदले होनी चाहिए, बदले में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। किस लिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। एंड कौन करेगा सप्लाई, सप्लाई टैक्सेबल पर्सन करेगा। अगर आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो तो जीएसटी का पिक्चर ही कहाँ आता है, क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो आप यू डोंट नीड टू पे द जीएसटी। अब जीएसटी पे ही नहीं करना तो जीएसटी की बात ही क्यों करें। तो दीज आर द कंसेप्ट जो अप्लाई होता है। अब आओ थोड़ा सा और समझते हैं, सप्लाई में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है एंड किन किन चीजों को नहीं लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ना 3 शेड्यूल्स भी समझेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो फर्स्ट कम टू सप्लाई में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे एंड सप्लाई में किन किन चीजों को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, सप्लाई इंक्लूड्स, पहला पॉइंट सेक्शन 7(1)(a), ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, कोई भी किसी भी तरीके की सप्लाई हो, मेड और एग्रीड टू बी मेड, जिसको हम या तो कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो, वेदर इट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और यू कैन से गुड्स एंड सर्विसेज मिक्स्ड। तो कोई भी सप्लाई हो, अगर वो कंसिडरेशन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई, उस पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है फॉर अ कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस से रिलेट करती हो या नहीं रिलेट करती हो, तब भी सप्लाई काउंट की जाएगी। रिमेंबर, कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हो, अगर कंसिडरेशन के साथ है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फॉर अ कंसिडरेशन हो या नहीं हो, मतलब कंसिडरेशन है, सॉरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर अ कंसिडरेशन है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट, दैट इज अ सप्लाई। एक्टिविटीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 जो है वो ये बताता है कि अगर कुछ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी की जाए, देन ऑल्सो हम उसे क्या काउंट करेंगे, सप्लाई करेंगे। मतलब गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट कंसिडरेशन इज टर्म्ड एज सप्लाई एज पर शेड्यूल 1, जो हमें समझना है। इस सप्लाई चैप्टर में देखो, ये पार्ट तो बहुत इजीली समझ में आ गया, ये पार्ट भी समझ में आ गया। ये समझना है आपको, शेड्यूल 1 सेज आप कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई कर रहे हो, देन टू दैट इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई, एंड उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, आपको देना पड़ेगा। तो अब आओ नेक्स्ट पार्ट। अब इफ सप्लाई एज पर सेक्शन सबसेक्शन 1, वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 बताता है कि जो आप सप्लाई कर रहे हो वो गुड्स है या सर्विसेज है। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देखो, शेड्यूल 1 बताता है विदाउट कंसिडरेशन भी अगर सप्लाई करोगे, गुड्स बेचोगे, सर्विस बेचोगे, तब भी वो सप्लाई है। शेड्यूल 2 बताता है ये बताओ ये गुड्स है या सर्विस है या बोथ है। तो ये चीज डिस्कस करने बोलता है। शेड्यूल 2 आपको बताता है आइडेंटिफाई करो, इज इट ए गुड्स और इज इट ए सर्विस। एंड शेड्यूल 3 बताता है देखो भाई, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी नहीं, क्योंकि इसको हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं।
Got it? इस चैप्टर में केस स्टडीज पूछी जाती है, तुमसे पूछेगा, बोलेगा ये देखो ये जो है गुड्स है या सर्विस है, ये बताओ ये जो सर्विस है, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुए हैं, विल इट बी टर्म्ड एज अ सप्लाई, ये बताओ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली पहले आपको इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं कि हमें बेसिकली तीन चीजें समझनी है। वन इज अ शेड्यूल वन, दैट इज गुड्स और सर्विसेज गिवन विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल टू बोलता है देखो ये गुड्स है या सर्विस है या बोथ है, आप आइडेंटिफाई करके बताओ। एंड शेड्यूल थ्री बोलता है एक्टिविटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब नॉट अ सप्लाई। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है। अभी आप सबसे पहले आ जाओ कि सर गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है। इट कैन बी आस्क्ड इन अ थ्योरी, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है। वैसे गुड्स का मतलब तुम लोग पहले भी कहीं ना कहीं लॉ में एक्सेट्रा में कहीं ना कहीं पढ़ चुका होगा। एक मिनट बस तुम लोग वेट करना। अच्छा, तुम लोग कॉलेज में क्या करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सेट्रा, अगर तुम लोग को लगे तो तुम लोग मेरे को शेयर करना ना, बेटर रहेगा, तो मैं तुम लोगों को कॉलेज के अकॉर्डिंगली भी कुछ बता सकूंगा। और अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स हो तो वो भी शेयर कर देना, तो उसको भी सॉल्व करवाया जा सकता है। तो अच्छा देखो, सबसे पहले आओ गुड्स। गुड्स का मतलब इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ, जीएसटी एक्ट सेज कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो चीज जो घूम फिर सकती है, हर वो प्रॉपर्टी जिसको आप इधर उधर लेके जा सकते हो, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स डिवेंचर्स छोड़ देना, पैसों को छोड़ देना, इनको छोड़ के हर चीजें जो तुम इधर उधर लेके जा सकते हो, दैट आर गुड्स। बट अब तुम बोलोगे सर मनी बोलते ही एक्शनेबल क्लेम्स भी आ जाते हैं, बोलता ना ना एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पे बोलता है गुड्स का मतलब होगा, इट कैन बी आस्क्ड इन अ थ्योरी, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स। तो बेसिकली क्या हुआ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो चीजें जो आप लेके जा सकते हो कहीं, वो गुड्स है। लेकिन पैसों एंड शेयर्स डिवेंचर्स को भी तो आप ले जा सकते हो, चेक्स को भी तो ले जा सकते हो, ड्राफ्ट्स को भी तो ले जा सकते हो, दैट आर नॉट गुड्स। बट एक्शनेबल क्लेम्स, बिकॉज ड्राफ्ट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम। तो यहाँ पे बोलता है देखो एक्शनेबल क्लेम्स जो है ना वो गुड्स के कैटेगरी में आएगा, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज को मत लेना। तो एक्शनेबल क्लेम होगा क्या सर, आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी से लोन दिया लिया है, तो लोन लेना देना, इंश्योरेंस लेना देना इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली दैट आर कंसिडर्ड। यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है लोन्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो देयर आर द प्रोडक्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एटसेट्रा, जो या तो अटैच्ड हो लैंड में या अटैच्ड नहीं हो, बेसिकली लैंड का पार्ट हो जिसको आप सप्लाई करने के पहले वहां से डिटैच कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट ग्रास या क्रॉप्स आर आल्सो टर्म्ड एज अ गुड्स, क्योंकि मूवेबल होना चाहिए ना। अगर कुछ ऐसी मतलब ग्रास है या क्रॉप्स है जिसको आप डिटैच कर ही नहीं सकते हो इस प्लेस से, डिटैच करते ही खराब हो जाएगा, तो इन सच केस दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ गुड्स। गुड्स उसी को बोला जाएगा जिसको आप मूवेबल बना सकते हो। तो रिमेंबर द थिंग्स, गुड्स का डेफिनेशन इंक्लूड दिस वन, और याद रखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, आपको लिखना है। इट्स नॉट नेसेसरी आपको एग्जैक्ट किसी वर्ड्स में लिखना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। अभी तक कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ रहे हैं।
ओके चलिए नेक्स्ट आइए। तो गुड्स के बाद अब क्वेश्चन आता है सर सर्विस का मतलब क्या हुआ? सर्विस का मतलब, सर्विस का भी डेफिनेशन एग्जाम में दे कैन आस्क इन थ्योरी। ये चैप्टर भी पूरा थ्योरी है, लेकिन आज ये समझ के रखना, जिससे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे ना, इन जो भी जैसे रजिस्ट्रेशन पार्ट तो एग्जैक्टली हार्डकोर थ्योरी था, अभी ये जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आपसे कुछ छोटा छोटा केस स्टडीज टाइप चीजें पूछी जा सकती है, जो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज इसको मैं कंप्लीट करता हूं। अब अपने आओ, सर्विस का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। कोई भी अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज हो, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन, यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for a separate consideration. For example, मैंने यहाँ पे दिया जैसे this one, conversion of money, conversion of currency, डॉलर से रुपी में कन्वर्जन, आईएनआर में कन्वर्ट किए, आईएनआर से येन में कन्वर्ट किए, तो दीज आर द कन्वर्जन ऑफ करेंसी, ट्रांजैक्शन इन मनी है, राइट? तो लेकिन विच वन इज ट्रीटेड एज अ सर्विस? दिस इज ट्रांजैक्शन इन मनी, दिस इज नॉट द सर्विस, तो दिस इज नॉट द गुड्स, लेकिन उसके लिए कमीशन चार्ज किया गया करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेपरेट कंसिडरेशन, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये ही चीज यहाँ पे बताया है कि अगर मनी के यूज से या उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी भी फॉर्म में, तो इन सच ए केस उसके लिए जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, तो दैट चार्जिंग ऑफ दैट कमीशन या कंसिडरेशन इज टर्म्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि किसको गुड्स एंड सर्विस की तरह हम लोग इसको समझ रहे हैं। लाइक supposingly you are depositing or withdrawing money from the bank, so this is neither goods nor services because you are depositing the simple money, this is transaction in money, but उसके लिए processing fee charge कर लेता है बैंक, आपसे बैंक charges ले लेता है, that is a supply of service because there is a separate consideration. Sale or purchase of stock, shares or derivatives, this is derivatives. डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल के पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये सब जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली अगर हम लोग बोले तो दैट इज बेसिकली क्या है, ये सिक्योरिटीज है, तो सिक्योरिटीज नीदर गुड्स नो सर्विसेज। एक्शनेबल क्लेम्स, देखो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स का पार्ट होता है, गुड्स हाउएवर एज पर शेड्यूल 3 जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले अभी ही, एज पर शेड्यूल 3 एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सर्विसेज। एक्शनेबल क्लेम्स आर टर्म्ड एज अ गुड्स एज पर डेफिनेशन as per GST Act, but as per Schedule 3, actionable claims other than lottery, betting and gambling के अलावा जो भी रहता है actionable claims, उसको supply of goods and services नहीं माना जाएगा। Actionable claims are goods, बट उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट दिस वन, मतलब लॉटरी या गैम्बलिंग एटसेट्रा होंगे तो उससे अपने मानेंगे कि वो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। डन, यहां तक एनीवन एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट वन, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, ये नॉर्मल सा पार्ट है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सप्लाई का मतलब ही होता है दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट। तो सप्लाई मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हो, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इज व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। To consider GST, दिस इज द ओनली इवेंट जिसके बेसिस पे जीएसटी चार्ज की जाती है। दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना कि ऐसा होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजों।
चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट ये समझिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, सर्विस इंपोर्ट करना मतलब यूएसए में एक बंदा है, मैं कोलकाता में हूँ इंडिया में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे कोई आईटी सर्विसेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो आईटी सर्विसेज ले रहा हूँ, या फिर सपोज को स्टॉक मार्केट की एडवाइस ले रहा हूँ एटसेट्रा, दैट मींस देयर इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वो कंसिडरेशन, वेदर और नॉट, पैसा दे रहा हूँ उसके बदले, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, भले ही वो एडवाइस मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक मतलब वहां से कोई कोर्स परचेज किया पढ़ाई के लिए, तो बेसिकली क्या हुआ, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैं अपने स्टॉक मार्केट के बिजनेस के लिए एडवाइस दे रहा हूँ, दैट इज रिलेटिंग टू बिजनेस, और मैं अपने पढ़ाई के लिए कोई एडवाइस दे रहा हूँ, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। तो ये बोल रहे वेदर इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट। अगर सप्लाई शुड बी, नॉर्मली सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन देर इज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है इस रूल का, कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ द सेम हैज बीन इंपोर्टेड नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल दैट सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। Again, I am repeating the thing. Supply should be in the course or furtherance of the business, but there is some exceptions to the rule. और इसमें आ जाता है import of service consideration के साथ हो, whether that is relating to the business or not. आप उसको क्या कंसीडर करोगे, आप उसको सप्लाई कंसीडर करोगे। अब इसको मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के डिटेल में दिया है, दैट इज व्हाट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंपोर्ट ऑफ सर्विस। विदाउट विथ कंसिडरेशन है कि विदाउट कंसिडरेशन है, तो क्वेश्चन इज सर विथ कंसिडरेशन है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इट इज अ सप्लाई विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, दिस इज टैक्सेबल। अभी हम लोग यही समझने वाले हैं ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, खाली इतना समझो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, इसमें ये सब चीजें लिखने नहीं पूछेगा तुमसे, सिर्फ एंड सिर्फ कुछ केस स्टडीज देगी, तुमको बताना है वेदर इट इज अ टैक्सेबल और नॉट, दैट काइंड ऑफ केस स्टडीज विल आस्क। सर विथ कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो क्या टैक्सेबल है? यस, टैक्सेबल तो है, बट उसे वाया नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, अगर ऐसी कुछ पार्ट हुई तो तुम लिखोगे सर कि टैक्सेबल तो है, बट इसको वाया वाया नोटिफिकेशन इट इज एग्जेम्प्टेड। अब आओ सर, कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो विदाउट कंसिडरेशन अब हमारा जीएसटी एक्ट बोलता है, हमारा जीएसटी एक्ट बोलता है कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, दैट टू विदाउट कंसिडरेशन, किससे इंपोर्ट कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से? तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा सर ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, पहले इसी को क्लियर करेंगे। तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से आप परचेस कर रहे हो सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, टैक्सेबल है। आप विदाउट कंसिडरेशन ले रहे हो, कोई एक्सवाइजेड पर्सन है ना, तो वो रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो वो नॉट टैक्सेबल है। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटेड पर्सन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टिंक्ट पर्सन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी पूछा जाएगा। तो मैं पहले वही बताता हूं, कम टू द अच्छा, पहले एक बार मैं ना उसमें इसके बाद ही है जो डिस्टिंक्ट पर्सन है, रिलेटेड पर्सन, एक बार मैं तुम लोगों को ना फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, याद है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम लोग लास्ट क्लास भी बोल रहे थे, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है, इसको समझना। फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल कंसेप्ट अंडर जीएसटी होता है, नॉर्मल वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी, नॉर्मल वे ऑफ कंसीडरिंग जीएसटी, दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ कंसीडरिंग जीएसटी। एक सेकेंड, हाँ जरा सा डायग्राम देखो तुम लोग, एक सेकेंड। देखिए
फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल वे ऑफ कंसीडरिंग द जीएसटी। जैसे अगर सपोज कर लो, ये सपोज कर लो मैं ले लेता हूं, दिस इज हर्षिता, जो मैं बार बार डोमिनोज का एग्जांपल देता हूं, और दिस इज डोमिनोज। तो डोमिनोज क्या कर रहा है, हर्षिता को पिज्जा सप्लाई कर रहा है, राइट। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो क्या चीज लेगा तुमसे, वैल्यू भी लेगा गुड्स की और जीएसटी भी लेगा। एंड तुम हर्षिता उसे क्या पे करेगी, वैल्यू पे करेगी और जीएसटी पे करेगी, और ये जीएसटी का अमाउंट जो है वो सप्लायर जो है डोमिनोज से गवर्नमेंट को पे कर देगा। दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ कंप्यूटिंग जीएसटी, ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। जिसमें हर्षिता सिंस कंज्यूमर है, अगर वो कंज्यूमर नहीं होती तो वो जो जीएसटी पे कर रही है, दैट जीएसटी इज टर्म्ड एज अ इनपुट जीएसटी, एंड उसको हम लोग एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट करते हैं कि मैंने एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, राइट। ये हम लोगों ने पहली क्लास में ही समझा था। तो दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना, जीएसटी ऐसे ही चार्ज किया जाता है। जो बंदा पे कर रहा है वो उसको बियर नहीं कर रहा है। जैसे सप्लायर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो सप्लायर थोड़ी बियर कर रहा है, सप्लायर तो रिसिपिएंट से ले रहा है। तो दैट इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी। बट रिवर्स चार्ज क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। दिस इज द नॉर्मल वे एंड दिस इज एक्सेप्शनल वे। एक्सेप्शनल वे क्या होता है पता है, जो लास्ट क्लास में हम लोग समझ रहे थे, जो जीएसटी पे करने वाला है वो रिसिपिएंट ही है, मतलब रिसिपिएंट ही अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को पे कर देगा, वो सप्लायर को देके नहीं पे करवाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, सप्लायर ने सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर ने सिर्फ एंड सिर्फ वैल्यू चार्ज की, जीएसटी नहीं चार्ज की। और जो रिसिपिएंट है उसने जब पैसा दिया सप्लायर को तो सिर्फ वैल्यू पे की, नॉट जीएसटी। रिसिपिएंट ने डायरेक्टली जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दी। एंड दिस इज, सिंस दिस इज नॉट द सिमिलर वे ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज, दिस इज टर्म्ड एज अ रिवर्स चार्ज, मतलब ऑपोजिट चार्ज हो जाता है। जिसको देना चाहिए वो नहीं देता है, कोई एक पर्सन जो रेसिपिएंट है वही दे देता है। तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। reverse taxability of GST under RCM is against the principle of indirect tax. ये against the principle of indirect tax होता है reverse charge mechanism. तो this is basically concept of reverse charge mechanism. Just for the knowledge एक बार भी बताए हैं, reverse charge mechanism अलग से एक चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, शायद अभी CIA में नहीं है लेकिन बाद में है। अभी आओ इधर, इसको अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहे। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टिंक्ट पर्सन एज वेल एज रिलेटेड पर्सन। फर्स्ट वी आर कमिंग टू डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पर्सन ट्रीट किए जाओगे आप। तो ये क्या है, ये तुमसे डेफिनेशन पार्ट में, शॉर्ट नोट्स में, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कुछ कुछ थ्योरीज होती है जो पूछी ही जाती है, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन, और दे में आस्क यू कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई एटसेट्रा। शायद कॉलेज में भी पढ़ाया होगा जरूर, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एटसेट्रा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या हुआ, पर्सन हु हैज obtained या required to obtain more than one registration। हम लोग तो समझे थे सर कि एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, वो पैन बेस्ड होगा, या बोल रहे हो उसको लेना पड़ेगा मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। क्योंकि याद है हमने समझा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन बेस्ड स्टेट वाइज। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज व्हाट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज ओरिजिन बेस्ड स्टेट वाइज। ओरिजिन बेस्ड मतलब क्या हुआ, जिस स्टेट में हो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, अगर उस स्टेट में आपके अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तब भी आपका एक रजिस्ट्रेशन ही उस स्टेट का इनफ रहेगा। हाउएवर देयर इज एन ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, आप चाहो तो अलग अलग प्लेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट आप ले सकते हो, दैट इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। थ्योरी में दे कैन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर तो अगर मेरा अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए यही चीज होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। जब भी किसी पर्सन के अलग अलग स्टेट में बिजनेस है तो इन सच अ सर्कमस्टांस से दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। अगेन वो पैन बेस्ड ही होगा, पैन तो एक ही होगा। तो ऐसे पर्सन को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना मैंने बताया। अब देखो क्या लिखा है मैंने, पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड or required to obtain more than one registration whether in one state या union territory or more than one state या union territory। वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लेने का जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है।
लेकिन अगर वो ले लेता है तो दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन अगर अलग अलग स्टेट में हो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, आप हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए आप उसको एक डिफरेंट पर्सन मानोगे, ठीक है। Further, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of the distinct persons। मतलब बोला जा रहा है तुम्हारा एक वेस्ट बंगाल में ऑफिस है, एक यूपी में है, तो तुम्हारा दोनों इस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो अलग माना जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग माना जाएगा। तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन अलग माना जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए ऑर्गेनाइज मतलब बेसिकली अलग रजिस्ट्रेशन करा के, लेकिन बोलेंगे तो मेरा ही ऑफिस है, तो अल्टीमेटली हम उसको सप्लाई कर रहे हैं और वहां से गुड्स वहां बेच दिया जाएगा। तो टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि आईजीएसटी ज्यादा रेट पे चार्ज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए देखते हैं, कई बार क्या होता है यूपी में मतलब गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से सप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी रेट जो है यूपी में सीजीएसटी एसजीएसटी रेट की उस पर्टिकुलर गुड्स की कम है और आईजीएसटी में ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑफिस को ट्रांसफर करेंगे, वहां से उसको बेच देंगे। तो जब ऑफिस से वेस्ट बंगाल से यूपी में ट्रांसफर हुआ, तो यूपी में अगर यूपी से यूपी में ही बेचा जाए तब तो सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा ना, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल से हम यूपी में बेचेंगे तो आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए कई बार लोग ऐसा करते थे, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए। तो जीएसटी एक्ट को उसी तरह फ्रेम किया गया कि आप टैक्स की चोरी नहीं कर सको। मतलब ये बोलता है अगर अलग अलग स्टेट में आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड आप हर एक स्टेब्लिशमेंट के लिए आप different persons माने जाओगे, that is a distinct person। one person equal to one PAN, one person place of businesses in multiple states, mandatory to take registration in such state। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मल्टीपल स्टेट्स में है तो हर एक स्टेट के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दिस इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, लेकिन अगर आप एक स्टेट में ही अलग अलग प्लेस में बिजनेस करते हो, यू हैव मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस इन सिंगल स्टेट, देन इट इज ऑप्शनल टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। आपका मल्टीपल 15 डिजिट जीएसटीआईएन जो होगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा, वो बेसिकली क्या होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन का मल्टीपल होगा, अलग अलग होगा, जिसमें पैन एक ही रहेगा और अदर थिंग जैसे स्टेट वाइज रहता है ना, पहला 2 कोड जो रहता है वो स्टेट का रहता है, फिर पैन नंबर रहता है, ऐसे करके 15 डिजिट बनते हैं। तो बेसिकली पैन एक ही रहेगा, स्टेट कोड अलग रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के दिया है। ब्रांच 1 यूपी में है, एमपी में है, पंजाब में, हरियाणा में है। आप नॉन टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, आप ईच ऑफ द ब्रांच के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किए जाओगे। सेम थिंग इसी को मैंने बताया है और कुछ नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो दिस इज अबाउट डिस्टिंक्ट पर्सन। दे कैन आस्क इन द थ्योरी, तो प्लीज प्रॉपर्ली रीड करके रखना और थ्योरी लिखो। तो अगर तुम लोग ये बेसिकली फ्लो चार्ट भी बना दोगे तो और अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छा मिलेगा। अब आओ सर, रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं? रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है रिलेटिव, मतलब जो रिलेटेड है एक दूसरे से, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है बिजनेस की। तो बेसिकली रिलेटेड पर्सन मतलब वन हु कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, उस पर्सन को हम रिलेटेड पर्सन बोलते हैं। सर कौन होता है ये? कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, याद रखना होगा ये। दिस इज ऑल्सो अगेन लर्निंग पार्ट एंड थ्योरी के लिए ही एप्लीकेबल है। तो कौन हो सकता है सर रिलेटेड पर्सन? कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है। कोई भी पर्सन जो 25% या उससे ज्यादा शेयर्स दो एंटिटीज का होल्ड करता है, तो वो पर्सन नहीं, वो दो एंटिटीज जो होंगी उसको रिलेटेड पर्सन बोलेंगे। सर एग्जाम्पल देखिए, बताइए। देखिए ये रहा, मिस प्रिया होल्ड्स 30% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड and 35% shares in XYZ Limited. Now, ABC Limited and XYZ Limited are related. Got it? तो related person इसको बोला जाएगा। One of them controls the other. कोई एक जन या एक से ज्यादा लोग मिलके कंट्रोल करते हैं, और some other third party controls both the entity directly or indirectly, then both the entities are termed as the
रिलेटेड पार्टी। इसका भी सर एग्जांपल दीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, operations management and quality control of R Limited. It can be said that Q Limited controls R Limited, right? तो क्या हम लोग Q Limited R Limited को रिलेटेड मानेंगे? ऑब्वियस सा बात है, मानेंगे, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो दूसरे एंटिटी को। तो बेसिकली Q Limited एंड R Limited को रिलेटेड मान लिया जाएगा। Q Limited और R Limited आर द रिलेटेड पर्सन। कोई भी कंपनी का सोल सेलिंग एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो तो वो रिलेटेड होगा। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रिलेटेड होंगे, रिलेटेड पर्सन होंगे। फैमिली का मतलब स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, the parents, grandparents, brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent of the said person. अगर आप जिस पर्सन की बात कर रहे हो उस पर्सन के ऊपर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, डिपेंडेंट है, देन दे आर ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पर्सन, अदरवाइज नॉट। तो ये पार्ट भी याद करके रखना, दिस इज कॉल्ड रिलेटेड पर्सन। अब इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। एम्प्लॉय, वी आर कंसिडरिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एज रिलेटेड पर्सन। We are considering employer and employee as related person. So I am taking the example, employee है, supply of services to the employer. आप obvious बात है, job कर रहे हो, you are supplying the services to the employer. ये in the course of employment है, and salary is outside the purview of GST, तो not a supply, so no GST. तो sir outside course of employment कर रहे हैं, that is a supply, and you are liable to pay GST. P2P मतलब होता person to person. Right, that is basically what supply and liable to GST. And employer क्या कर रहा है, ऑफिस आवर्स में चाय, कॉफी, कैब सर्विस, फूड, ये तुम लोग शायद इनकम फ्रॉम सैलरी जब पढ़ा था तो पढ़ा होगा, परक्विजिट्स दिए जाते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज सप्लाई, तो नो सप्लाई नो जीएसटी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे सप्लाई कब माना जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, जब आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तभी वो सप्लाई माना जाएगा। एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, 50,000 तक की वैल्यू का दे रहा है, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का दे रहा है, उसको सप्लाई मान लेंगे, एंड दैट इज लायबल टू जीएसटी। ये देखो, एम्प्लॉयर नीड्स टू रिवर्स आईटीसी अवेल्ड, ये बेसिकली क्या होता है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है, एंड अकाउंटिंग पार्ट अभी तुम्हें यहाँ समझना नहीं। तो रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन आई थिंक समझ में आया सबको। ओके, नाउ हम लोग वापस से मूव ऑन करते हैं जहां थे हम, जहां से हम लोग मूव किए थे कि रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं। यस तो मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इफ द सर्विस इज विदाउट कंसिडरेशन, अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से है, बिजनेस से रिलेटेड है, टैक्सेबल है, सप्लाई ट्रीट की जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अगर विद कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है, अदर पर्सन से है, whether that is in related to the business or not, तो in such a case वो क्या है, not taxable है, अगर विदाउट कंसिडरेशन किसी अदर पर्सन से है तो। गॉट इट, यहां तक की बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग सप्लाई सबको समझ में आया। अब सप्लाई में हम लोगों ने पहले समझा, सप्लाई का मतलब ही होता है इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस विद कंसिडरेशन, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो हमने समझा। अब हम स्पेसिफिकली मूव ऑन कर रहे हैं शेड्यूल 1 में। व्हाट अबाउट शेड्यूल 1? शेड्यूल 1 सेज कि सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन है, तो क्या उसे सप्लाई मानेंगे? मेरा नॉर्मल कंसेप्ट तो बोलता है नहीं भाई, सप्लाई जो होना चाहिए फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए गए कि देखो भाई यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हम उसे मानेंगे कि वो सप्लाई है। दैट इज व्हाई वी आर टर्मिंग इट एज डीम्ड सप्लाई, वी आर टर्मिंग इट एज अ डीम्ड सप्लाई, वी आर अज्यूमिंग दैट ये सप्लाई है दो ये विदाउट कंसिडरेशन है, एंड दैट थिंग्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। 4 पॉइंट है, याद रखना होगा तुम्हें। In the following 4 cases, supplies made without consideration will be treated as supply under section 7 of the CGST Act. तो देखो मैंने ना डायग्राम बना के दिया है जिससे याद रहेगा तुम्हें, बट हाँ एक बार रीड कर लेना, जैसे रजिस्ट्रेशन भी मैंने पढ़ाया था, आप अगर एक बार वापस से रीड कर लोगे ना याद हो जाएगा। परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट,
बिजनेस, आप जो बिजनेस में जो एसेट यूज कर रहे हो उसको परमानेंटली बेच दे रहे हो, किसी को वापस नहीं लेना आपको, तो क्या उसे हम लोग सप्लाई मानेंगे? कब मानेंगे? देखो, अगर आपका वो जो बिजनेस एसेट है आप उससे खरीदे थे तो उस पे जीएसटी तो पे किए थे, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो। तो इन सच अ केस अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो और उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज अ सप्लाई। लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए हो और उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दे रहे हो, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। हमेशा एक्ट में जो स्पेसिफिक बातें होती है उस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे बिजनेस एसेट आप बेच रहे हो, उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हो, उसे परमानेंटली ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई। पहला पॉइंट ये याद रखना। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में सेकेंड पार्ट इज सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन अगर एक दूसरे को कोई सप्लाई करते हैं, दैट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो इन सच ए केस उसे सप्लाई माना जाता है एंड उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया रिलेटेड पर्सन 1 टू रिलेटेड पर्सन 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इसको सप्लाई मान रहे हैं। लेकिन अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को कुछ सप्लाई करता है उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन इसकी बातें हमने अभी डिस्कस की थी। रिलेटेड पर्सन में अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को सप्लाई करता है, बेसिकली व्हाट, कोई गिफ्ट देता है 50,000 तक का है, दैट इज नॉट अ सप्लाई। मोर देन 50,000 होता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। तो ये याद रखना होगा आपको। अच्छा, दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज व्हाट, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई गुड सप्लाई करता है बेचने के लिए, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा, जबकि वो तो ट्रांसफर है, मेयर ट्रांसफर है। या फिर एजेंट भी किसी से गुड्स लेता है प्रिंसिपल को भिजवाने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ डीम्ड सप्लाई। डीम्ड है नहीं सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट को जब दे रहे हैं तो बेच थोड़ी रहा है, वो तो ट्रांसफर कर रहा है। बट जीएसटी एक्ट बोलता ना, इससे तो टैक्स का घपला हो सकता है, हम तो इसे सप्लाई मानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई करे या एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स दे उसके बिहाफ में किसी से लेके, तो दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, डीम्ड सप्लाई। डन? एनी प्रॉब्लम यहां तक? एंड फोर्थ पॉइंट इज, अभी मैं एक बार तुम लोगों से पूछूंगा, तुम लोग बताना, उससे याद रहेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, import of service by a taxable person from a related person from any of his या other establishment outside India in the course or furtherance of the business, that is treated as deemed supply. रिलेटेड पर्सन से अगर हम लोग कोई भी गुड्स खरीद, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, जो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, यहाँ पे ये रहा, विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन टैक्सेबल है। टैक्सेबल क्यों है? सप्लाई है तब ना टैक्सेबल है। तो ये मैंने सेपरेटली भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ पे ये आ गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन without consideration in the course or furtherance of the business is treated as a deemed supply. ओके तो अभी एक बार मैं डिस्कस करता हूं बताने के बाद तुम लोगों से। देखिए, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 ये बोलता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी हम उसे सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई है। तो 4 केसेस है जिसमें ऐसा होगा। वन इज द परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर ऑफ एसेट, जिसमें हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं। Number two was supply between related or distinct person. Number 3, supply between principal and agent. Number 4, import of service basically from related or distinct person without consideration in the course or furtherance of the business. तो ये 4 केसेस में हम मानते हैं ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, then too it is liable to GST, liable to tax. Right, this is schedule 1 and nothing else. It may be possible theory में they can ask कि give the name of the transactions, give the name of the deemed supply under schedule 1 of section 7 of GST Act, they can ask. ठीक है, तो अभी मेरे को एक काम करो, जैसे किससे पूछा जाए, तनीषा you answer me, schedule 1 के accordingly what are the deemed supply as per schedule 1, what are the deemed supply? पलक, हर्षिता, तुम लोग कोई बताओ एक जन।
Supply without consideration. Okay. हाँ, supply without consideration means no supply. But schedule 1 No. says कि these are the 4 transactions that are treated as a deemed supply. तो नाम बता सिर्फ तुम मेरे को एक दो. Supply between related persons or distinct persons. Very good. और supply between principal and agent. Good. और तो नहीं याद है सर. A permanent transfer of your disposal of assets, business asset, on which you have already claimed ITC. चलो 3 तो हो गया. अब चौथा कोई बताएगा क्या? चौथा तो थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़े हैं. पलक, तनीषा, तुम लोग को एक नाम बताओ. Import of service. Import of service from related or distinct person without consideration in the course or furtherance of the business, that is treated as a deemed supply. उसे हम लोग deemed supply बोलेंगे. Got it? चलिए, ये तो हुआ schedule 1. And what about schedule 2? Schedule 2 सिर्फ ये बताता है आइडेंटिफाई करो, डिफरेंशिएट करो, ये गुड्स है या सर्विस है, ये गुड्स है या सर्विस है, ये गुड्स है या सर्विस है. सिर्फ आइडेंटिफाई करो. तो देखो ये मैंने क्या लिखा, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. आपको सारी डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. दैट इज शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 बताता है डिफरेंशिएट करिए वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो बहुत सारे इन लोगों ने, बहुत सारे मतलब जो जो नाम दिए उसी को समझना है अपने को. दैट इज ट्रांसफर. ट्रांसफर कुछ करते हो तो वो ट्रांसफर में अगर टाइटल इन गुड्स, मतलब गुड्स के टाइटल ट्रांसफर कर दे रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी जो है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहे हो जो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी, तो इज इट ट्रांसफर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. राइट्स दे रहे हो, अनडिवाइडेड शेयर राइट या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. आपने टाइटल नहीं ट्रांसफर की लेकिन राइट टू यूज दे दिया किसी को, तो इन सच अ केस व्हाट, दिस इज अ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या किया ना, मेरी कार है, मैंने क्या किया, कार आपको, कार की ओनरशिप आपके नाम से ट्रांसफर कर दी, तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स. मैंने कार को आपको यूज करने के लिए दिया, उसके बदले में मैं आपसे रेंट चार्ज कर रहा हूं, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, तो ये सब चीज आपको आइडेंटिफाई करके रखना है कि वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. लैंड एंड बिल्डिंग, एक्टिविटी इज लैंड एंड बिल्डिंग. आप उसको लीज पे दे रहे हो, टेनेंसी पे दे रहे हो, यूज करने के लिए दे रहे हो, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई, लैंड को ऑक्यूपाई करने का लाइसेंस दे रहे हो, या फिर बेसिकली रेंटल पार्ट है सारा, तो उसको आप क्या करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे? आप बिल्डिंग बेच नहीं रहे हो, आप जस्ट यूज करने दे रहे हो, तो दैट इज व्हाट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ट्रीटमेंट और प्रोसेस, आप किसी पर्सन के गुड्स के ऊपर, जैसे सपोज को टेलर क्या करता है, टेलर को आप क्लोथ देते हो और क्लोथ के ऊपर वो स्टिच करके वापस आपको क्लोथ वापस कर देता है, तो वो जो टेलर जो काम कर रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. तो ये सब चीज तुम्हें ध्यान रखना है. तो इसको क्या कर रहा हूं ना, इसमें कुछ कुछ नाम और है जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, एक बार आपको रीड करके रखो क्योंकि वो मुझे सिर्फ रीड करना है. तो ये जनरल रीडिंग करके आप रखना. जो फर्दर पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इज इट्स गुड्स और इज इट सर्विस, ये एक बार पढ़ के रख लेना. और मैं एक बार तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लूंगा और समझा दूंगा जहां भी डाउट रहेगा. नाउ मूव टू शेड्यूल नंबर 3. शेड्यूल 3 क्या बताता है? शेड्यूल 3 इज अ नेगेटिव लिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेगेटिव लिस्ट? देखो, नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस है उसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं मानोगे. तो जब ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, नो सप्लाई मींस नो जीएसटी. तो यहाँ पे शेड्यूल 3 इज द नेगेटिव लिस्ट. इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सप्लाई ही नहीं है. एंड सिंस ये सप्लाई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? नो जीएसटी. कब कब? बहुत सारे नाम है. सर्विस बाय एन एम्प्लॉयर, ये भी याद रखना है, 2-4 नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है. गिव 5 नेम्स अंडर नेगेटिव लिस्ट ऑफ शेड्यूल 3. तो सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट. सर्विस बाय एनी कोर्ट, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज होती है,
कोर्ट जो सर्विस देता है वो सर्विस, जैसे नोटरी चार्ज की सर्विसेज रहती है, नोटरी की रहती है, या बेसिकली क्या हुआ, कोर्ट बेसिकली क्या हुआ, कोर्ट आपसे कुछ फी चार्ज कर रहा है, तो बेसिक कोर्ट चार्ज कर रहा है आपसे फी, तो वो जो फी सर्विसेज हुई जो बेसिकली क्या है कि उस पे से उसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाता है। एंड अगर सप्लाई नहीं ट्रीट किया जा रहा है तो इन सच अ केस क्या होगा, देयर विल बी नो जीएसटी। members of parliament, MP, MLAs, etc., या members of पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज etc., कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो इन सच अ केस दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। जैसे सपोज कर लो मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत, क्या मतलब काउंसिलर्स लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो एज वेल एज सर्विस। तो क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल होगी? नहीं, उससे हम लोग ट्रीट ही नहीं करते सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सर्विस, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्जेबल नहीं होगी। ये सब भी याद रखना है ना। कोई भी ड्यूटीज, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड पार्ट है, कोई भी ड्यूटीज कोई परफॉर्म करता है, कौन पर्सन जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कोई आईपीएस ऑफिसर है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कोई क्राइम से रिलेट, तुम्हारा मतलब बेसिकली एक मिस्टर एक्स है, उसका मोबाइल चोरी हो गया, वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता है, तो जो पुलिस ऑफिसर उसको ढूंढ के देता है, तो दैट इज अ सर्विस, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या वो सर्विस जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा? नो, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, वो ना सप्लाई ऑफ सर्विस है ना सप्लाई ऑफ गुड्स है। duty performed by chairperson or member or director in any body established by central government, state government, etc. मतलब all about the government. गवर्नमेंट के कोई भी लोग कोई भी फंक्शंस देते हैं, कोई भी सर्विसेज देते हैं, कोई भी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, दैट इज नीदर टर्म्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सर्विस। नेगेटिव लिस्ट, सर्विसेज ऑफ फनरल एटसेट्रा, मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसको हियर से सर्विसेज भी बोला जाता है, हियर से सर्विसेज। तो अगर सपोज कर लो ऐसी कोई सर्विसेज होती है तो दैट इज नॉट इन कंसीडरेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेल ऑफ लैंड, अगर सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ बिल्डिंग है, दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जीएसटी। actionable claims are outside the purview of the GST other than lottery, betting and gambling. Actionable claims are goods, but नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 इसे क्या करता है, बोलता है कोई भी एक्शनेबल क्लेम जो लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा है, दैट आर नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विस। तो इसका मतलब क्या हो, तुम उसे गुड्स मानो नहीं मानो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ केस स्टडीज भी पूछ सकती है। किससे रिलेटेड? शेड्यूल 1 से रिलेटेड। शेड्यूल 1 से रिलेटेड दे में आज तक केस स्टडीज, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं। give 5 items under the negative list of schedule 3 under GST under section 7 of GST Act, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना, तुम लोग याद रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सप्लाई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी फिर आ जाती है, दिस वन इज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। सब थ्योरी समझ में आ रहा है ना, ज्यादा नहीं हो जा रहा है ना? चलो इसको तो करते हैं पहले, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। व्हाट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, व्हाट इज मिक्स सप्लाई? देखो नॉर्मली देखा जाए तो तुमको लग रहा होगा दोनों तो एक ही है, मतलब मोर देन वन सप्लाई व्हेन कम्स टुगेदर दैट इज टर्म्ड एज ईदर कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स की हुई हो तो उसे ही अपने कॉम्पोजिट बोलते हैं, नॉर्मल टर्म डिक्शनरी मीनिंग, उसी को मिक्स्ड बोलते हैं। बट देयर आर सम डिफरेंसेस एज पर द सीजीएसटी एक्ट। व्हाट आर सच डिफरेंसेस? सिंपल सा चीज ध्यान रखना, थ्योरी में देखे ना आस्क। कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। सप्लायर मस्ट बी अ टैक्सेबल पर्सन, रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है। comprises of two or more taxable supplies, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होगी of goods और सर्विसेज और both, ठीक है ना। आर नेचुरली बंडल्ड, मतलब वो जो सप्लाई है जिसमें टू और मोर सप्लाईज मर्ज हो रही है वो सब ऐसा होता ही है। लाइक लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग, आप लैपटॉप लोगे तो उसकी बैग उसके साथ रहेगी, तो देयर आर टू टैक्सेबल सप्लाईज मर्ज टुगेदर, लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग। लेकिन आप जब लैपटॉप लोगे तो आपको लैपटॉप बैग दी जाएगी और उसके लिए अलग से चार्ज नहीं किया जा रहा है। वन इज द प्रिंसिपल सप्लाई, लैपटॉप इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड दैट वन जो बैग है दैट इज अ सेकेंडरी सप्लाई। सिमिलरली व्हेन यू आर बाइंग द मोबाइल फोन, आपको चार्जर दिया जा रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ,
दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, मोबाइल प्लस चार्जर, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई होती है, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई होता है दैट इज नोन एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, राइट। तो प्रिंसिपल सप्लाई इज द मोबाइल फोन एंड चार्जर इज द सेकेंडरी वन। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ विच वन इज द प्रिंसिपल सप्लाई। The elements in a composite supply are dependent on the principal supply. जो element दूसरा रहेगा वो principal supply के ऊपर depend करेगा, and that is known as a composite supply. Important है, बहुत important है, ध्यान रखना. What is mixed supply? Mixed supply is also more than one component होंगे. Mixed supply means two or more individual supplies. यहाँ पे generally जो supplies होती है वो individual होती है, लेकिन उसको merge करके एक साथ supply किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरली जो सप्लाई होती है कंपोजिट सप्लाई में, वो इंडिविजुअल नहीं होती है, वो प्रिंसिपल सप्लाई के साथ इंक्लूड होती है। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो चार्जर का कोई लॉजिक ही नहीं है, आप चार्जर नहीं खरीदोगे, राइट। तो लेकिन यहाँ पे जो मिक्स्ड सप्लाई है उसमें दोनों इंडिविजुअल अपना एक अस्तित्व रहता है सप्लाई का, लेकिन वो एक साथ कंबाइंड पैक में दी जाती है, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड सप्लाई। तो mixed supply means two or more individual supplies of goods or services combined thereof, मतलब or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price. Single price charge किया जा रहा है सारे को mix करके। But such supply does not constitute composite supply. मतलब उसमें items जो रहते हैं वो principal supply नहीं रहता है। Like मैंने एक simple सा example दिया, gift pack comprising of chocolates, candies, sweets, balloons, etc. तो दैट इज बेसिकली क्या हुआ, सब अलग अलग सप्लाई है लेकिन मिक्स करके गिफ्ट हैम्पर बना दिया गया, एंड दैट गिफ्ट हैम्पर इज कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखना। ठीक है, एक काम करते हैं, आज हम लोग और कुछ नहीं करते क्योंकि थ्योरी फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये थ्योरी अच्छे से पढ़ के रखना, अगर ये थ्योरी अपना हो जाता है फिर छोटा छोटा सा पार्ट है, इससे रिलेटेड कुछ सम्स करने हैं एटसेट्रा। तो कल फिर क्लास रखते हैं जिसमें हम लोग फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसको लेकिन प्लीज इसको रजिस्ट्रेशन पार्ट को एकदम अच्छे से गो थ्रू करके रखना, कल मैं तुम लोगों से डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir.